Hello friends, good evening. Welcome to the Sarokar classes. I am Aditya Pratap Singh. I am here with the new current affair class. फ्रेंड आज की क्लास में हम लोग क्या करेंगे, द हिंदू का पेपर डिस्कस तो करेंगे फ्रेंड, लेकिन वो अप्रोच हमारा नहीं रहेगा जो पहले रहता था। पहले हम लोग ज़्यादातर रिटर्न चीज़ें समझते थे, जो लिखते थे हम लोग नोट्स बनाते थे न्यूज़पेपर का, पर अब वैसा नहीं। अब हम लोग आज से क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो है वो फिगर्स के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे, ताकि आप लोग ज़्यादा देर तक या ज़्यादा समय तक आप उसे रिटेन कर सको अपने दिमाग में, और जब ज़रूरत पड़े आपको तो आप उसे रिकॉल कर सको कि ये चीज़ आखिर है क्या। तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा आज फिगर से समझेंगे, और आई होप आप लोगों को ये अप्रोच ज़्यादा अच्छा लगेगा और आप लोग लेक्चर को अच्छा फीडबैक देंगे। ठीक है फ्रेंड, क्योंकि अगर लिखा हुआ हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें कुछ बोरिंग टाइप भी लगता है लेक्चर, इसलिए हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जब फिगर के थ्रू पढ़ेंगे तो ज़्यादा समझ में भी आएगा और बोरिंग भी लेक्चर नहीं लगेगा। तो आशा करता हूँ आज का लेक्चर आप लोगों को एकदम डिफरेंट मैनर में देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो एक बहुत दुखद घटना हुई है कल। ये जो बप्पी लहरीदा थे, इनकी ये कल हमारे बीच में नहीं रहे। तो ये तो 26/11/1952 में ये बर्थ लिए थे, और कल इनका मीन्स 16 तारीख को ये अब हमारे बीच में नहीं रहे। तो फ्रेंड, ये बहुत ही दुखद घटना थी हमारे लिए, और ये सिंगिंग इंडस्ट्रीज़ के लिए और फिल्म इंडस्ट्रीज़ के लिए भी, क्योंकि इन्होंने बहुत ही अच्छे अच्छे गाने दिए हैं फिल्म इंडस्ट्रीज़ को। अगर आप लोग चाहें तो आप इनके गाने की प्लेलिस्ट भी सुन सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे सिंगर थे। फ्रेंड, सबसे आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, जो कि आपको पॉलिटिकल साइंस अगर आप पढ़ते हो तो उसे याद ही रखनी चाहिए, क्योंकि ये आप कहीं भी चिपका सकते हो, किसी भी आंसर में चिपका सकते हो ये पॉइंट। डॉक्टर अंबेडकर साहब ने कहा था कि इंस्टीट्यूशन से कोई मतलब नहीं होता कि वो इंस्टीट्यूशन कैसा है। जैसे हमने कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया, तो कॉन्स्टिट्यूशन से कोई मतलब ही नहीं है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन है कैसा। ठीक है, मतलब किस चीज़ से रखता है, उस कॉन्स्टिट्यूशन को लागू करने वाले, उस कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करने वाले लोग कैसे हैं, ये सबसे बड़ा चीज़ मैटर करता है। और जब तक वो लोग अपने दिमाग को सही से यूटिलाइज़ करके कॉन्स्टिट्यूशन का सही तरीके से यूज़ नहीं करेंगे, तब तक हमारा बनाया हुआ हर एक इंस्टीट्यूशन बेकार है। जब तक उसे लागू करने वाले, उसे इम्प्लीमेंट करने वाले, उसे चलाने वाले लोग सही ना हों, उनकी मेंटेलिटी सही ना हो, तब तक हमारा हर बनाया हुआ इंस्टीट्यूशन ख़राब है फ्रेंड। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है, और आप पॉलिटिकल साइंस के किसी भी आंसर में इस चीज़ को चिपका सकते हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। आज 17 फरवरी है, आप सभी जानते हो, और द हिंदू हमें एनालिसिस करना है, ये भी आप सभी जानते हो। तो हमारा अप्रोच आज फिगर मॉडल रहेगा। ठीक, आखिर फिगर मॉडल रहेगा, लेकिन हम लोग आज कुछ डिफरेंट टाइप में एनालिसिस करेंगे, वो भी आपको देखने को मिलेगा। ज़्यादा कुछ बवाल ना करते हुए पूरा एग्जैक्ट मुद्दे पे आएंगे, और एकदम एग्जैक्ट उसका डिटेल्ड आपको एकदम समझाया जाएगा कि वो चीज़ है क्या, वो चीज़ इमर्ज कैसे हुई, आई कैसे, हो कैसे रही है, सब कुछ फ्रेंड। आप लोग एकदम निश्चिंत होकर केवल बैठ जाइए, एक कॉपी पेन ले लीजिए बस। फ्रेंड, इसमें जो है, जैसे हम लोग अभी कुछ दिनों पहले फेडरल स्ट्रक्चर में, गवर्नमेंट में फेडरल स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे, इसमें जुडिशरी में फेडरल स्ट्रक्चर की बात की जा रही है। बहुत ही डिटेल्ड मैनर में समझाऊंगा, एकदम निश्चिंत रहिएगा फ्रेंड। इसमें फ्रेंड क्या कहा जा रहा है, इसमें जो रसिया और यूक्रेन का मुद्दा चल रहा था, इसके बारे में बात की जा रही है कि रसिया अपने फोर्सेस को यूक्रेन के बॉर्डर से हल्के फुल्के फोर्सेस को डिप्लॉय कर रहा है। तो रसिया अब क्या कह रहा है उसके बारे में डिस्कस करेंगे एकदम डिटेल्ड मैनर में। फ्रेंड, इसमें क्रिप्टो करेंसी के बारे में बताया गया है। इसके बारे में एक अलग से वीडियो प्लेलिस्ट में रीसेंट कंट्रोवर्सी के नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें दे दी गई है। आप लोग उसे देखेंगे, एकदम डिटेल्ड मैनर में समझेंगे। यहाँ पे भी हम लोग हल्का फुल्का ओवरव्यू लेंगे। और इसमें एक नया टर्म आया है एनएफटी, जिसके बारे में आज आप लोगों को वीडियो मिल। फ्रेंड, ये हम लोग क्या है, एनएफटी क्या है, इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। ठीक है फ्रेंड, और उसके बाद फ्रेंड ये क्या है, ये जो मतलब हेट स्पीच है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। हेट स्पीच क्या होता है, ये फ्रेंड राइटर अपना पर्सनल मुद्दा शेयर कर रहे हैं हिजाब के बारे में, कि उनकी फैमिली में सब लोग हिजाब पहनते हैं। इसके बारे में भी हल्का फुल्का ओवरव्यू लेंगे, और सब कुछ एकदम डिटेल मैनर में कवर करेंगे, कुछ भी नहीं छूटेगा। आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है फ्रेंड, तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। एक आर्टिकल हमारा और बच रहा है, ये आर्टिकल, ये हम जब डिस्कस करेंगे वहीं पे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड, लेकिन छूटेगा कुछ भी नहीं आपका, आप लोग निश्चिंत रहिए। एक आर्टिकल हमें यहाँ पे डिस्कस करना है, ये वाला। फ्रेंड, केरला में क्या है, केरला में एक सिस्टम चला हुआ आ रहा है कि जो मंदिर के जो प्रीस्ट होते हैं, मंदिर के जो पुजारी होते हैं, वो कुछ ब्राह्मण्स के पैर वगैरह धुलते हैं।
तो जैसे जैसे सोसाइटी आगे बढ़ रही है, लोग कह रहे हैं ये गलत है, ये अभी भी हम लोग ब्राह्मणिज्म को जो बढ़ावा दे रहे हैं ये चीज़ गलत है। और जबकि केरला में ये रिचुअल माना जाता है, ये कल्चर माना जाता है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी कई सारे केसेस में कहा है कि सेकुलरिज्म आप एक बेसिक स्ट्रक्चर है, उसे कोई भी गवर्नमेंट चेंज नहीं कर सकती। जैसे एसआर बोमई का केस है फ्रेंड, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के साथ था, इसमें भी सेकुलरिज्म को बेसिक स्ट्रक्चर बना दिया गया था। ठीक है फ्रेंड, इसमें सेकुलरिज्म को बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट बना दिया गया। मैंने आप लोगों को बताया था पहले वाले लेक्चर में कि फ्रेंड क्या होता है, पहले कुछ दिनों तक जो हमारे यहाँ 3 बॉडी हैं पार्लियामेंट में, एक लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, एक प्रेसिडेंट, इन सबको चेक एंड बैलेंस करने के लिए जुडिशरी बनाई गई। पहले इनके बीच में बहुत टाइम तक कॉन्फ्लिक्ट चला। ये ले आए इंदिरा गांधी जी, एक लॉ ले आई, वो 9th शेड्यूल ले आई, और उसमें कहा कि किसी भी लॉ को अगर 9th शेड्यूल में ऐड कर दिया जाएगा तो उस पर जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। फिर IR कोल्हू वाले केस में इसको हटा दिया गया। ठीक, फिर इन्होंने कहा कि हम किसी भी पॉइंट पे मुद्दा, किसी भी जो कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी चीज़ लिखा है उस पर हम लोग लॉ बना सकते हैं। इन भाई साहब ने कहा ठीक है भाई, आप लॉ बना लो। ठीक, लेकिन आप लॉ कैसे बना सकते हो? आपका एक बाउंड्री निर्धारित है, ठीक, एक बाउंड्री डिसाइड है, आप उस बाउंड्री को क्रॉस नहीं कर सकते। इन्होंने कहा कि आप लॉ तो बनाओ, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को आप एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते। और बेसिक स्ट्रक्चर है क्या, इन भाई साहब ने डिसाइड ही नहीं किया बेसिक स्ट्रक्चर है क्या। तो इस तरीके से ओवरऑल पावर इन भाई साहब के पास चली जाती है। ठीक, आई होप ये चीज़ आपको इतना समझ में आया होगा। और ये हम लोगों को जुडिशरी वाले जब हम लोग आर्टिकल डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत भी पड़ेगी इस चीज़ की फ्रेंड। तो यहाँ केरला में यही बात हो रही है कि ब्राह्मण्स के पैर धुले जाते हैं, जो पुजारी होते हैं मंदिर के। इसीलिए अब जब सोसाइटी पढ़ी लिखी हो गई है तो लोग कह रहे हैं ब्राह्मणिज्म को बढ़ावा ना दिया जाए। ठीक, तो ये सेकुलरिज्म बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, ये सब सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है सार्वभौमिक केस में। ये चीज़ आप लोग दिमाग में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड, ये वाला आर्टिकल इसलिए अब हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड, पहला आर्टिकल देखते हैं जो कि क्रिप्टो करेंसी के बारे में है। क्रिप्टो करेंसी है क्या? इसमें अब की बार यूनियन बजट में 30% टैक्स लगाने की बात की गई है। ऊपर से सेस और सरचार्ज अलग से लगाया जाएगा, और अगर एक लिमिट से ज़्यादा इसका व्यापार हो रहा है तो 1% टैक्स एक्स्ट्रा लगाया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि यूनियन बजट में कहा गया है कि 30% टैक्स क्रिप्टो करेंसी के मीन्स एक वॉलेट होता है। या आप वीडियो जाके देख सकते हो, चैनल के प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, रीसेंट कंट्रोवर्सी के नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें आप वो वीडियो ज़रूर देखिए, आपको क्रिप्टो करेंसी के बारे में हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड, तो इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि एक वॉलेट होता है, इसमें आप ट्रेड करते हो। आपने मान लीजिए कि आपने क्रिप्टो करेंसी खरीद लिया, इन करेंसीज थे, यू मान लीजिए डॉलर से खरीद लिया, रुपी से खरीद लिया। ठीक, अब इन क्रिप्टो करेंसी की वैल्यूज़ जितने रुपए में आपने इन्हें खरीदा था उससे कई ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि डिमांड बढ़ रहा है इस समय। तो जब कई ज़्यादा इसकी वैल्यू बढ़ गई, अब आपके वॉलेट में पैसा, इसकी वैल्यू थी तो वो वैल्यू भी बढ़ गई। अब आपके वॉलेट में है तब तक तो ठीक है, लेकिन जैसे ही आप इसे किसी दूसरे करेंसी में चेंज कराते हो या इससे कुछ सामान वगैरह खरीदते हो, इस पर 30% टैक्स दो आप। और अगर एक लिमिट है फ्रेंड कि इस लिमिट से ऊपर अगर आप ट्रेड करते हो या इसका इंटरचेंज करते हो तो 1% एक्स्ट्रा टैक्स दो। जैसे इनकम टैक्स में हम लोग देखते हैं कि इनकम टैक्स वाइज स्लैब डिसाइड है, और सेस और सरचार्ज अलग से दो। तो इसी के बारे में यहाँ पे बात किया गया है इस आर्टिकल में। लेकिन एक पॉइंट और ऐड किया गया है जो कि आपको चौंका देगा। इसमें कहा गया है कि जो 30% टैक्स लगाया गया है क्रिप्टो करेंसीज और नॉन फंजिबल टोकन्स पे। क्रिप्टो करेंसी तो आप समझ जाओगे वो वीडियो देखने के बाद, लेकिन नॉन फंजिबल टोकन्स क्या होते हैं ये आप कैसे समझोगे फ्रेंड? इससे रिलेटेड आपको शाम तक एक वीडियो प्रोवाइड करा दी जाएगी रीसेंट कंट्रोवर्सी वाले प्लेलिस्ट में, जो कि चैनल पे आप जाके, सरोकार क्लासेस के चैनल पे जाके आप देख सकते हो। एकदम डिटेल्ड मैनर में कवर कर लिया जाएगा NFT होता क्या है। नॉन फंजिबल टोकन्स किन्हें कहते हैं फ्रेंड? नॉन फंजिबल टोकन्स उन्हें कहते हैं जो कि म्यूचुअली मतलब इंटरचेंज ना किए जा सके। मान लीजिए आपके पास 2000 रुपये है, ठीक, आपके पास 2000 रुपये है और आप चेंज चाहते हो, तो आप 500 के चार चार अगर आपको कोई दे दे, 500 के 4 नोट दे दे, ठीक है, तो ये तो म्यूचुअली इंटरचेंजेबल हो गए।
2000 आप इनको दे दोगे, ये 500 के 4 नोट आपको दे देंगे। लेकिन ऐसे चीज़, ऐसे कॉइन्स या ऐसी कोई चीज़ जिसका वैल्यू आपस में इंटरचेंज ना हो सके, मीन्स ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, ठीक है फ्रेंड, ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, सेम तरीके का वीडियो कोई भी बना सकता है, ठीक है, सेम तरीके का वीडियो कोई भी बना सकता है। इस पे हालांकि कॉपीराइट इशू होता है, लेकिन सेम तरीके का वीडियो कोई भी बना सकता है, ठीक है। अब जो वीडियो मैंने बनाया है ये हमारा वीडियो है, ये यूनिक है, ठीक है, इसको इसके साथ इंटरचेंज नहीं किया जा सकता, क्योंकि मेरे में कुछ ना कुछ यूनिकनेस ज़रूर रहेगी इस वीडियो से। इसीलिए कहा जाता है ये आपस में इंटरचेंज नहीं हो सकते, इसीलिए इन्हें नॉन फंजिबल कहा जाता है। मीन्स ये म्यूचुअली इंटरचेंजेबल नहीं है, किसी भी चीज़ से इन्हें इंटरचेंज नहीं किया जा सकता, इसलिए इन्हें नॉन फंजिबल कहा जाता है। आई होप आप लोग इतनी बातें समझे होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। NFT मैं आपको बताया कि वीडियो शाम तक प्रोवाइड हो जाएगी चैनल पे, एकदम डिटेल मैनर में कवर कर लिया जाएगा, परेशान होने की कोई ज़रूरत ही नहीं है फ्रेंड। अब फेडरल जुडिशरी की बात करेंगे, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक आ गया है फ्रेंड, एकदम आराम से समझिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फेडरल जुडिशरी क्या होती है, जैसे हमने फेडरल गवर्नमेंट पढ़ा था कि फेडरल गवर्नमेंट क्या होता है, तो आप देख रहे थे कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट होता है, एक स्टेट गवर्नमेंट होता है, इससे आगे बढ़ेंगे तो पंचायत लेवल पे भी गवर्नमेंट आ जाती है, ठीक। हर लेवल पे गवर्नमेंट दिया गया है, इसी को फेडरल लेवल कहा जाता है। आप सबसे पहले ये वाली स्लाइड देखो, यूनिटरी सिस्टम होता है, हम एक फेडरल सिस्टम होता है, एक कन्फेडरेशन होता है, ठीक। यूनिटरी सिस्टम में क्या होता है, सारी पावर्स नेशनल गवर्नमेंट के पास होती हैं। फेडरल सिस्टम में सारी पावर पीपल के पास होती हैं। इसमें स्टेट गवर्नमेंट और नेशनल गवर्नमेंट की पावर्स एकदम डिसाइड होती हैं कि आप किन सब्जेक्ट पे लॉ बना सकते हो, आप किन सब्जेक्ट्स पे लॉ बना सकते हो, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। और कन्फेडरेशन में स्टेट को सारा पावर होता है, क्योंकि कन्फेडरेशन स्टेट के ही ऑर्गेनाइज होने से बना है, जैसे यूएसए यूनाइटेड स्टेट, स्टेट यूनाइट हुए तब कन्फेडरेशन बना, इसीलिए इनको स्टेट के पास ज़्यादा पावर दी गई है। यहाँ पे पीपल के पास पूरी पावर होती है इलेक्शन के थ्रू, ठीक। और नेशनल गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का क्षेत्र ज्यूरिसडिक्शन डिसाइड है और स्टेट गवर्नमेंट का ज्यूरिसडिक्शन डिसाइड है। यहाँ पे यूनिटरी फॉर्म में नेशनल गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पावर होता है फ्रेंड, ठीक। आप देखो हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट की पावर 7th शेड्यूल में डिसाइडेड है। 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट दी गई हैं, एक यूनियन लिस्ट, एक कॉन्करेंट लिस्ट, एक स्टेट लिस्ट। यूनियन लिस्ट पे केवल यूनियन लॉ बना सकता है, स्टेट लिस्ट पे केवल स्टेट लॉ बना सकता है, और कॉन्करेंट लिस्ट पे दोनों लॉज बना सकते हैं, स्टेट भी और सेंट्रल गवर्नमेंट भी। लेकिन अगर कॉन्करेंट लिस्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट पहले लॉ बना दिया तो स्टेट गवर्नमेंट के पास उतनी पावर नहीं रह जा सकती, ठीक। तो इसी तरीके से जुडिशरी है। जुडिशरी क्या है हमारे यहाँ, पहले सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट है, उसके नीचे हाई कोर्ट है, उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, और उसके नीचे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, ठीक। और इससे भी आप आगे बढ़ोगे तो ट्रिब्यूनल्स वगैरह हैं। ट्रिब्यूनल्स के बारे में भी एक न्यूज़ है, वो हम लोग वहाँ पे डिस्कस कर लेंगे कि ट्रिब्यूनल्स क्या होते हैं, ठीक। तो आप देख रहे हो कि सुप्रीम कोर्ट को ओवरऑल अथॉरिटी सुप्रीम कोर्ट को है, जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड कर दिया वो इन सब के द्वारा माना जाना चाहिए, ठीक। इन सबको वो चीज़ फॉलो करना पड़ेगा। हमारे कंट्री में ऐसा रूल है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, सुप्रीम कोर्ट इज़ द सुप्रीम, ऐसे इसका नाम से ही पता चलता है ये सुप्रीम है, ठीक। इसका डिसीजन सभी कोर्ट पे बाइंडिंग होगा, ठीक। और ये सभी हाई कोर्ट के जजेस वगैरह को ट्रांसफ़र कर सकता है। और इसमें बताया जा रहा है कि इसी तरीके से जैसा हमारा फेडरल गवर्नमेंट था, वैसी हमारी फेडरल जुडिशरी नहीं है, इसमें ज़्यादा पावर सुप्रीम कोर्ट को दे रखी हैं। एक जो है लॉयर हुआ करते थे AB डाइसे, उन्होंने 150 साल पहले कहा था, उन्होंने कहा था कि जो फेडरलिज्म होता है इसका सबसे इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है कि लिमिटेड पावर सभी अथॉरिटी को दी जाएं। मीन्स अगर आप मान लो कि जैसे हमने डिस्कस किया कि ये सुप्रीम कोर्ट है, ये हाई कोर्ट है, और ये सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, तो लिमिटेड, जैसे सुप्रीम कोर्ट के पावर पूरी पावर है, लेकिन लिमिटेड पावर्स इनके पास भी होनी चाहिए, इनके पास भी होनी चाहिए, इनके पास भी होनी चाहिए, और इन लोगों का एकदम जैसे उसमें लिस्ट में 7th शेड्यूल में हमने डिसाइड कर रखा है किस पे कौन लॉज बना सकते हैं, उसी तरीके से इन लोगों का भी क्राइटेरिया होना चाहिए, इन लोगों का भी ज्यूरिसडिक्शन होना चाहिए। तो इसी के बारे में राइटर कह रहा है कि वो AB डाइसे साहब ने 150 साल पहले ही कहा था। और राइटर आगे बता रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट है ये अभी अगर देखा जाए तो ये नया नया बना है,
हालांकि जो हाई कोर्ट्स थे वो बहुत पुराने हैं, 1862 के टाइम पे लगभग बन चुके थे वो। ठीक, तो 1862 में हाई कोर्ट्स आ सके थे और इससे पहले भी आ चुके थे। लेकिन वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का क्या फंडा था कि अगर ब्रिटिश हमारे देश में राज करते थे तो क्या होता था, अगर आप हाई कोर्ट्स के डिसीजन से सहमत नहीं होते थे तो आपको ब्रिटेन में जाना पड़ता था उस डिसीजन को चैलेंज करने के लिए। ठीक, तो इसी के बारे में बात कर रहा है राइटर कि अभी अगर सुप्रीम कोर्ट को देखा जाए तो ये एक अगर अगर हाई कोर्ट के कंपैरिजन में देखा जाए तो ये एक अभी नया नया कोर्ट बना है। हाई कोर्ट बहुत पुराने हैं, जैसे 1860 से लगभग ये लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं हाई कोर्ट। और अभी रिसेंट टाइम में अगर देखा जाए तो कुछ प्रॉब्लम्स आ गई हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम है सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम सिस्टम से। दूसरी प्रॉब्लम है कि जो ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉ पास किया है कि हाई कोर्ट को बाईपास करके आप सीधा सुप्रीम कोर्ट पे जा सकते हो कई चीज़ों में उस पे। और तीसरी प्रॉब्लम क्या है, तीसरी प्रॉब्लम है कि कुछ जो ट्रिफलिंग मैटर्स होते हैं, जो कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर होते हैं, उसमें सुप्रीम कोर्ट को ओवरऑल अथॉरिटी होती है। तो ये तीन प्रॉब्लम अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है और इसीलिए फेडरल स्ट्रक्चर नहीं दिखाती है जुडिशरी में। तो सबसे पहले कोलिजियम सिस्टम क्या होता है। कोलिजियम सिस्टम अगर देखा जाए तो कोलिजियम सिस्टम में टोटल कितने लोग होते हैं, तो इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं और 4 और जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के। ये जजेस के अपॉइंटमेंट और ट्रांसफ़र को डिसाइड करते हैं कि कहाँ इनका अपॉइंटमेंट करना है, कहाँ ट्रांसफ़र करना है, ये यही कोलिजियम डिसाइड करता है। ये थर्ड जजेस केस से आया, ठीक है। और इसके कुछ जो हैं चैलेंजेस भी हैं, जैसे ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यूनिलैटरली नहीं कर सकता कि इन जजेस को हमें लाना है, इन जजेस को ट्रांसफ़र करना है। इसमें जो है कॉन्करेंस बहुत ही ज़रूरी होता है। ठीक, तो ये था कोलिजियम सिस्टम। कोलिजियम सिस्टम सबसे बड़ी दिक्कत की बात है। अब इसमें कई बार क्या होता है कि जो ये 4 जजेस होते हैं या जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है, ये अगर कुछ पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, जैसे आपने देखा था कि इन लोगों को पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहिए, लेकिन जिन्होंने अयोध्या का वर्डिक्ट सुनाया था, रंजन गोगोई साहब उस समय हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उनको राज्यसभा में नॉमिनेट कर दिया गया। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो ऐसा भी तो बोल दिया जा सकता है कि इनका डिसीज़न पॉलिटिकली मोटिवेटेड था, कि इनको कुछ ब्राइबरी वगैरह दी जाए हो सकता है कि ऐसा कुछ पहले से एग्रीमेंट रहा हो, ऐसा भी कई लोगों द्वारा कहा जाता है। लेकिन हालाँकि सुप्रीम कोर्ट में जब जजेस होते हैं तो वो सभी चीज़ को भूलकर मोरल वैल्यू को सबसे ऊपर रखते हैं, इसलिए हम लोग बात करते हैं कोलिजियम सिस्टम की। तो कोलिजियम सिस्टम का कई बार क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड भी हो सकता है। दूसरी बात, कुछ चीज़ों में हाई कोर्ट्स आप ना जाकर सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। आप एग्ज़ाम्पल देख लो, फंडामेंटल राइट आर्टिकल 32। आप फंडामेंटल राइट का वायलेशन होने पे हाई कोर्ट में आपको जाने की ज़रूरत ही नहीं है, आप सीधा सुप्रीम कोर्ट में अपील करो कि मेरे फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है। तो इस तरीके से पावर डिसाइडेड नहीं है, पावर ज़्यादा से ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट के पास है। तो फेडरल नहीं हुआ ना, ये यूनिटरी हो गया, क्योंकि यूनिटरी में भी नेशन के पास ज़्यादा पावर होती है इन कंपैरिजन टू स्टेट। और अगर फेडरल होता हमारा जुडिशरी तो उसमें दोनों को पावर्स होती, जितने भी कोर्ट्स हैं सबको पावर्स होते, भले ही लिमिटेड पावर्स होते। तो इस तरीके से राइटर बता रहा है, समझा रहा है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड, आई होप ये आर्टिकल आपको पूरा समझ में आ गया होगा और मज़ा भी आया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और पीस की बात की जा रही है रसिया और यूक्रेन के बारे में। रसिया क्या कह रहा है, रसिया कह रहा है कि हम लोग अपने ट्रूप्स को यूक्रेन के बॉर्डर से वापस बुला रहे हैं। हम लोग कभी लड़ाई करना ही नहीं चाहते थे, ठीक है, हम लोग कभी लड़ाई करना ही नहीं चाहते थे। केवल जब हम लोग ने अपने फोर्सेस को वहाँ पे मोबिलाइज़ किया तो ऐसा केवल लगा कि हम लोग वार करने वाले हैं जैसे। लेकिन आप लोग समझो एक चीज़, ये फोर्सेस को मोबिलाइज़ तो कर रहा था, लेकिन कैसे कैसे चीज़ों से मोबिलाइज़ कर रहा था। कॉम्बैट एयरक्राफ्ट भेज रहा था, वारशिप्स भेज रहा था, S-400 मिसाइल भेज रहा था। तो अगर ये वार करने वाला नहीं था तो इतने खतरनाक खतरनाक मिसाइल्स वगैरह क्यों भेज रहा था भाई। ऐसा हम लोग को समझना चाहिए। हालांकि रसिया कह रहा है हम लोग वार करने के मूड में ही नहीं थे, ठीक। लेकिन अभी भी कुछ सिचुएशन सही नहीं हुई है जितने लेवल पे सिचुएशन सही होना चाहिए। आप समझो कि पूरा मुद्दा क्या था। पूरा मुद्दा ये था, सॉरी फ्रेंड्स, पहले यूएसएसआर था। यूएसएसआर जब अलग हुआ तो ये सारी कंट्रीज़ बनी, 15 कंट्रीज़ बनी, जिसमें आप देख रहे हो रसिया, इस्टोनिया, लैत्विया, लिथुआनिया, ठीक है, बेलारूस, अर्मीनिया, इसी तरीके से तजाकिस्तान, और इसी में से एक था यूक्रेन। तो हमें दो पर बहुत फोकस करना है, एक तो रसिया और एक यूक्रेन, ठीक।
तो रसिया और यूक्रेन पे हमें फोकस करना है। और इनमें से जब ये अलग हो गए तो इनमें से कुछ के द्वारा क्या हुआ, नेटो में शामिल हो गया। नेटो एक नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है जो कि अपने मेंबर्स को बहुत ही सुरक्षित रखता है, बहुत ही सेफ रखता है। अगर इसके मेंबर्स को कोई अगर टच भी कर दे तो ये बवाल कर देता है, ठीक। सभी एक होकर उसके खिलाफ लड़ते हैं। तो रसिया यही नहीं चाहता था कि यूक्रेन जो है वो भी नेटो का मेंबर बन जाए, क्योंकि इन 15 में से कई सारे नेटो के मेंबर ऑलरेडी बन चुके हैं। आप देख रहे हो, बुल्गारिया हुआ, ठीक है, इस्टोनिया हुआ, ये लोग पहले ही बन चुके हैं, ठीक है, रोमानिया हुआ। तो यही नहीं चाहता था, जो रसिया है वो नहीं चाहता था कि ये भी बन जाए, यूक्रेन भी बन जाए। और इसी के चलते इसने ये फोर्सेस डिप्लॉय कर रखी हैं। आप देख रहे हो जो रेड वाला है, ठीक है, ये परमानेंटली यहाँ पे ये फिक्स कर रखा है रसिया ने कि अगर ये कभी नेटो में शामिल होता है तो तुरंत बवाल कर देंगे भाई साहब, यूक्रेन को शामिल नहीं होने देंगे नेटो में, ठीक है। क्योंकि अगर यूक्रेन नेटो में शामिल हो गया तो जो रसिया ने ये क्रीमिया, ये 2014 में क्रीमिया को जो अपने साथ लाया था रसिया, ठीक है, रेफरेंडम करा के, हो सकता है कि ये क्रीमिया पे भी कुछ प्रेशर डाले नेटो के मेंबर्स के साथ मिलके और क्रीमिया रसिया से अलग हो जाए। जब क्रीमिया रसिया से अलग हो जाएगा तो ये ब्लैक सी के थ्रू, ये जो इधर ब्लैक सी के थ्रू, फ्रेंड्स ये देख रहे हो आप, ब्लैक सी के थ्रू जो ट्रेड करता है शिप्स से सबसे ज़्यादा और इजीली ट्रेड कर पाता है, वो नहीं कर पाएगा रसिया, ठीक। और भी कई सारे मुद्दे हैं, और पूरा मेडिटेरियन सी वगैरह में नहीं जा पाएगा। तो इस तरीके से हम लोग कहते हैं कि इसीलिए रसिया नहीं चाहता है कि यूक्रेन नेटो में शामिल हो। ये रेड वाले परमानेंट यहाँ पे फोर्सेस इसने फिक्स कर रखी हैं, ठीक है। और ये जो ट्रायंगल में आप देख रहे होंगे, इसने बेलारूस में फिट कर रखा है, ठीक। और ये न्यूली अराइव्ड की है, जो ये आप स्क्वायर में देख रहे हो, इसने न्यूली अराइव किया था इनके बॉर्डर्स पे। तो इसी को हटाने की बात कर रहा है कि हम लोग धीरे धीरे हटा लेंगे फोर्सेस, ठीक। लेकिन इंडिया भाई साहब, इंडिया जब करना चाहिए था तब नहीं किया। अब जब रसिया के द्वारा अनाउंसमेंट कर दी गई है तब इन्होंने क्या किया, हम लोगों ने हम लोग ने क्या किया यहाँ पे, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। हम लोग ने एक हेल्पलाइन नंबर निकाल दिया, ठीक। एक हेल्पलाइन नंबर निकाल दिया कि हमारे यहाँ के लोग जो हैं यूक्रेन में, अगर उनको कोई प्रॉब्लम होती है तो वो हमसे कनेक्ट कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक। तो हम लोग कह सकते हैं, इसलिए अभी हम लोग ये भी कह सकते हैं कि सिचुएशन उतनी नॉर्मल नहीं हुई जितनी होनी चाहिए। फ्रेंड, आई होप आप लोगों को रसिया वाला और यूक्रेन वाला मुद्दा फिर से एक बार क्लियर हो गया होगा कि रसिया क्यों यूक्रेन को नेटो में शामिल नहीं होने देना चाहता, ठीक। ये नेटो आपको कब समझ में आएगा, नेटो जब एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस या नेशनल या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के नाम से एक प्लेलिस्ट बनेगी, उसमें सभी ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में डिस्कस किया जाएगा। वहाँ पे आपको सभी ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में बताया जाएगा, यूएन, नेटो, सार्क, आसियान, सब कुछ क्या होता है, सब कुछ बताया जाएगा। आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे हरिद्वार में, अगर आप लोग कुछ दिनों से न्यूज़ सुन रहे हो, कुछ दिनों पहले से, तो क्या हुआ था, हरिद्वार में एक धर्म संसद हुआ था जिसका नाम हुआ था धर्म संसद। वहाँ पे कुछ जो मेजॉरिटी के लोग थे, वो लोग बोले थे कि माइनॉरिटीज़ के बारे में बहुत गलत चीज़ें बोले थे वो लोग, ठीक। ऐसा राइटर बोल रहा है कि माइनॉरिटीज़ के बारे में वहाँ पे बहुत गलत गलत चीज़ें बोली गई, लेकिन उनके ऊपर एफआईआर भी दर्ज नहीं की गई। और कोई बोलता है जब किसी कम्युनिटी के खिलाफ, तो उसको यूएपीए के तहत गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन यहाँ पे यूएपीए तो दूर, एफआईआर तक दर्ज नहीं की गई डीआईजी साहब के द्वारा वहाँ के। तो यही बात की जा रही है कि आज के समय में हेट स्पीच कितना आगे बढ़ता जा रहा है, कम्युनिटीज़ के बीच में कितना ज़्यादा डिफरेंसेस पैदा होते जा रहे हैं। तो लॉ क्या कहता है, हम अगर कोई भी चीज़ देखते हैं तो देखिए लॉ क्या कहता है। लॉ क्या कहता है कि हेट स्पीच क्या है, ठीक, जो चैलेंज करे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को। आपके पास बोलने का अधिकार है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। लेकिन आप इस अधिकार का जब इतने गलत तरीके से यूज़ करने लगे हैं कि किसी एक व्यक्ति या एक धर्म या एक जाति के खिलाफ वो हेट स्पीच लगने लगे, तो इस तरीके से इन दोनों के बीच में डिस्टिंग्विश करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है फ्रेंड। एक बहुत ही नैरो लाइन होती है दोनों के बीच में कि आपका अधिकार कहाँ तक है और वो अधिकार आप क्रॉस कर कहाँ कर रहे हो। यही डिफरेंस है दोनों के बीच में, हेट स्पीच और फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बीच में। तो राइटर इसी के बारे में बात कर रहा है कि जब हरिद्वार में हुआ और भी कई जगह पे हुआ, तो जो गवर्नमेंट है उसके द्वारा कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया गया। इसके बारे में बात की जाती है कि हेट स्पीच pertains to promote of enmity between different group on the ground of religion, race, birth। इन सभी ग्राउंड्स पे आप लोग
किसी के बीच में डिफरेंस नहीं पैदा कर सकते। अगर करते हो तो आप आईपीसी की सेक्शन 153A, 153B, 295A, 298A, 505A एंड 2 के तहत आपको गिरफ्तार भी किया जा सकता है, आपके ऊपर केस भी चल सकता है। ठीक, तो इस तरीके से ये बात की जाती है हेट स्पीच के बारे में, और यहाँ पे राइटर यही समझाने की बात कर रहे थे, जो कि आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड, और यहाँ पे ये राइटर जो हैं ये हिजाब वाला कंट्रोवर्सी उठाए हैं, और ये कह रहे हैं कि हमारे घर पे भी सब हिजाब पहनते हैं, हमारे घर की खुद औरतें हिजाब पहनती हैं। तो पहले भी कुछ आर्टिकल में आया था, पूरा कंक्लूड करके आप लोगों को बताता हूँ ओवरऑल मैटर क्या है। कई लोगों का मानना है कि हिजाब जो होता है वो हमारे यहाँ जो मीन्स रिस्पेक्ट होता है, जो एक पुरुष प्रधान देश में, या आप कह सकते हो कि पैट्रियार्कल सोसाइटी में होना होता है अक्सर, कि जैसे हमारे यहाँ जो पहले ये थी इंदिरा गांधी जी थी, ये जो थी सर ये प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी थी, ये लोग भी जब पब्लिक में जाती थी तो ये लोग अपने सर पर ये मतलब कहते थे हम लोग पर्दा के लिए ये साड़ी और या शॉल वगैरह रख के जाती थी। तो इस तरीके से ये राइटर भी कह रहे हैं कि हिजाब जो है ये एक रिस्पेक्ट दिखाता है सोसाइटी में, कि हम लोग की जो मतलब जो माइनॉरिटीज़ की जो वुमेन होती हैं माइनॉरिटीज़ क्लास की, वो एक रिस्पेक्टफुल तरीके से उनको देखा जाए, इसलिए हम लोग हिजाब पहनते हैं, ऐसा राइटर कह रहे हैं। ठीक है फ्रेंड, तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट। इसमें फ्रेंड बात की जा रही है आरबीआई की। आरबीआई फ्रेंड, सबसे पहले आप समझो इस आर्टिकल का मेन मुद्दा क्या है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, जो मैंने आपको कुछ दिनों पहले बता रखी थी कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या होती है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी आप देखो कि एक्चुअली में होती क्या है। 1 सेकेंड, 1 सेकेंड फ्रेंड, आप देखोगे अगर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या करती है कि बेंचमार्क इंटरेस्ट को डिसाइड करती है, फिक्स करती है, रेट ऑफ आरबीआई जो लेता है, ठीक, और इन्फ्लेशन टारगेट को सेट करती है। तो आरबीआई ने इन्फ्लेशन टारगेट को 2016 में सेट कर रहा था और कहा था कि इन्फ्लेशन को हम लोग क्या करेंगे, इन्फ्लेशन को हम लोग फ्रेंड्स 4 ± 2 के बीच में रखेंगे, मीन्स 2 से 6 के बीच में इन्फ्लेशन रखेंगे। ठीक, और 2000 ये 5 साल का गोल था इनका। ठीक फ्रेंड, ये 5 ईयर्स का गोल था इनका, 5 ईयर्स का गोल था। तो इनका 2016 में इन्होंने डिसाइड किया था, तो ये 2021 में कंप्लीट हो गया। तो 2021 में इनको फिर यही टारगेट दे दिया गया कि आप इन्फ्लेशन अभी भी इतना रखो। लेकिन जनवरी में हुआ क्या, जनवरी में हमारा इन्फ्लेशन क्रॉस कर गया। ठीक है, हमारा इन्फ्लेशन क्रॉस कर गया। आप देख सकते हो, ये न्यूज़ हमने डिस्कस भी की थी। ये 6% और यहाँ पे 6.01% हो गया। 2 से 6 के बीच में रखना था, यहाँ पे 0.1% आगे ही बढ़ गया हमारा इन्फ्लेशन। तो इसी के बारे में यहाँ पे बात किया गया है। तो इससे आप इतना मुद्दा तो समझ गए। अब इससे रिलेटेड जो कुछ पॉइंट्स हैं वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में आते कौन है, 6 मेंबर्स टोटल होते हैं, जिसमें से 3 गवर्नमेंट के होते हैं, 3 आरबीआई डिसाइड करता है। इन्हीं 3 में से एक आरबीआई के गवर्नर भी होते हैं। आरबीआई के गवर्नर इसे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को हेड करते हैं, और अगर दोनों के बीच में टाई हो गया, इन पांचों के बीच में टाई हो गया, तो ये अपना कास्टिंग वोट डालते हैं। ठीक, जैसा स्पीकर वगैरह करते हैं। तो हमारा जो हम अब इन्फ्लेशन क्या होता है फ्रेंड, इन्फ्लेशन क्या होता है, महंगाई होता है। महंगाई कितने तरीके से बढ़ती हैं। अगर किसी चीज़ की डिमांड बढ़ गई और उसका प्रोडक्शन उतना नहीं है तो इन्फ्लेशन हो जाएगा। अगर किसी चीज़ का प्रोडक्शन का कॉस्ट ही बढ़ गया और डिमांड भी बढ़ गया तो ये इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। अगर किसी चीज़ का सप्लाई कम है लेकिन डिमांड ज़्यादा है तो भी इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। इतने तरीके से इन्फ्लेशन को हम लोग मतलब काउंट करते हैं। तो एक तो होता है जीडीपी डिफ्लेटर, एक होता है डब्ल्यूपीआई, एक होता है सीपीआई। जीडीपी डिफ्लेटर में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज हमारे यहाँ डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड होते हैं, सॉरी फ्रेंड्स, उनमें इंपोर्ट्स को हम लोग हटा देते हैं। ठीक, और इन्फ्लेशन मेज़र करते हैं, उसको जीडीपी डिफ्लेटर बोलते हैं। डब्ल्यूपीआई अगर कि कोई इंडस्ट्री है, ये पहले होलसेल के पास माल भेजेगी,
बना के। तो यहाँ पे कितना क्या है, वो हम लोग केवल गुड्स पे जो मेज़र करते हैं, सर्विसेज में नहीं मेज़र करते, उसको WPI बोलते हैं। और यहाँ जब होल सेल में ये पहुँच गया, तो यहाँ से जब ये कस्टमर तक पहुँचता है, यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज में क्या कितनी चीज़ें हैं, उसको जब हम मेज़र करते हैं तो CPI इन्फ्लेशन मेज़र करते हैं। सबसे माना जाना CPI होता है, जिसका हम लोग यूज़ हर जगह करते हैं। ये NSO द्वारा, ठीक है, पब्लिश किया जाता है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा। पहले ये CSS था, ठीक है। अब आप आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं कि क्या है। तो ये हम अभी डिस्कस किए, जो हम रसिया वाला जब मुद्दा इशू मतलब डिस्कस कर रहे थे, कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने एक हेल्पलाइन, एक बोल सकते हैं आप कंट्रोल रूम एक तैयार किया है, जिसमें जो हमारे इंडियंस यूक्रेन में हैं उनके हेल्प के लिए, अगर उनको कोई हेल्प चाहिए तो यहाँ पे कॉल कर सकते हैं, ठीक। ट्रिब्यूनल्स के बारे में बोला गया है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आप लोग ट्रिब्यूनल्स नहीं बना रहे हो, आप लोग ट्रिब्यूनल्स को बहुत लाइटली लेके चल रहे हो। तो ट्रिब्यूनल्स क्या होते हैं फ्रेंड? ट्रिब्यूनल्स को एक स्पेसिफिक मुद्दे के लिए बनाया जाता है, एक स्पेसिफिक केस के लिए बनाया जाता है, किसी स्पेशल केस के लिए बनाया जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो सबसे पहले तो कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, ठीक, ये दिल्ली में है। आप और हमारे यहाँ 25 हाई कोर्ट्स हैं, ठीक, और हमारे यहाँ राज्य 28 हैं, 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं। तो अगर मान लो आप 25 ही हाई कोर्ट हैं और इतने राज्य हैं, तो 3 राज्यों में अभी नहीं हुआ है, क्योंकि ऐसा भी प्रोविज़न है कि एक हाई कोर्ट को 2 या 2 से अधिक स्टेट के लिए भी रखा जा सकता है। तो 3 स्टेट्स में अभी भी मान लीजिए आप हाई कोर्ट्स नहीं हैं, ऐसा कह सकते हो आप, और 8 यूटीज़ में हाई कोर्ट नहीं है, ठीक। तो होता क्या है फ्रेंड कि इन लोगों को जस्टिस कैसे मिले, अगर कोई मुद्दा आ गया तो कोर्ट के पास ऑलरेडी, जब आप पार्लियामेंट में डिस्कस करते होंगे कि पार्लियामेंट में क्या होता है, पार्लियामेंट के पास वर्कलोड इतना होता है कि वो सारा वर्क खुद नहीं करता, वो पार्लियामेंट्री कमेटी बना देता है और वो मैटर कमेटी को सौंप देता है, कमेटी उस पर रिपोर्ट देती है, वो रिपोर्ट केवल खुद चेक करता है। मीन्स अगर इसके पास कोई मैटर आया तो ये कमेटी को सौंप दिया, इतना मोटा मैटर था, कमेटी ने इतने में करके दे दिया, पार्लियामेंट ने देखा सही है, ये पास होना चाहिए, इस तरीके से वो करती है। तो इसी तरीके से ट्रिब्यूनल्स हैं फ्रेंड। ट्रिब्यूनल्स कोर्ट का बर्डन घटाने के लिए बनाया जाता है, किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे, किसी स्पेसिफिक केस के लिए, ठीक। तो इसी पे सुप्रीम कोर्ट बात कर रहा है कि इस समय आप लोग इस पे ध्यान नहीं दे रहे हो। और यहाँ पे जो फ्रेंड जलीकट्टू जो तमिलनाडु, इसमें बात की गई है कि हमारे आंध्र प्रदेश में एक जो बुल रेस होता है, ठीक है, एक फेस्टिवल ये लोग मनाते हैं, फेस्टिवल की तरह पे ये कहा गया है कि ये जलीकट्टू की तरह नहीं है, इसको अलाउ किया जाए, ठीक। यहाँ पे फ्रेंड कोलिजियम जो है, ये बात की गई है कि 10 वकील के लिए एज बॉम्बे हाई कोर्ट जज, यहाँ पे एक कोलिजियम बैठाया गया है, ठीक, कि उनको 10 वकीलों को बॉम्बे हाई कोर्ट के जज के लिए, जो कि पोस्ट खाली हैं उसके लिए। ये फ्रेंड जो रोज़ बटरफ्लाइज होती हैं, क्रिम्सन रोज़, ठीक, ये बटरफ्लाइज होती हैं, ये इस समय क्या होता है, तमिलनाडु से उड़ के श्रीलंका में जाती हैं, ये सी क्रॉस करके, ये पाक स्ट्रेट है, ठीक, इसी को क्रॉस करके ये लोग जाती हैं। और आप लोग बोल सकते हो कि जैसे हमने मछुआरे वाले में डिस्कस कर रखा है कि हमारे फिशरमैन्स को क्यों पकड़ रख लेता है श्रीलंका, आप उस वो भी रीसेंट कंट्रोवर्सी वाले प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हो। तो हो सकता है इन बटरफ्लाइज को भी पकड़ ले, आप ऐसा बोल सकते हो, ठीक है। नेटो वही बात कर रहा है कि नेटो अपने ट्रूप्स जो है और भी ये मतलब जो रसिया है, ये वहाँ से अपने ट्रूप्स को हटाने की बात कर रहा है। यहाँ पे स्टेट के बारे में बात किया गया है, सेंटर कह रहा है स्टेट से कि थोड़ा छूट दो अब, ताकि और सिचुएशन कोविड-19 से आगे बढ़ सके, थोड़ा मतलब कुछ कुछ चीज़ें खोलो वगैरह, इसके बारे में। नेटो अपने डिफेंस को मजबूत करना चाह रहा है, ये इसलिए इस समय मुद्दा पॉइंट में है, क्योंकि जो यूक्रेन है वो और इसमें आना चाहे और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब इंटरेस्ट दिखाए, इसलिए ये सब न्यूज़ में है। चाइना फ्रेंड अभी कहा है, जो हमारा क्वाड है, जो जिसके बारे में हमने डिस्कस किया था, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएसए, उसको चाइना ने किसके ऑकस ऑकस के साथ इसको कंपेयर किया है। अब ऑकस क्या है? ऑकस भी एक क्वाड है, आप मान लो, जो जिसमें जो है, इसमें ऑस्ट्रेलिया है, यूके है, यूएस है, ठीक। इसको क्वाड को और ऑकस को चाइना ने कंपेयर कर दिया है। ऑकस जो है ये एक मिलिट्री है, मिलिट्री पार्टनरशिप है, लेकिन जो क्वाड है इसके मेंबर्स ये नहीं कहते कि हम लोग मिलिट्री के लिए ज्वाइन हैं,
सिक्योरिटी रीज़न से ज्वाइन है हम लोग, लेकिन मिलिट्री अलायंस नहीं है, इसके क्वाड के मेंबर्स बोलते हैं, ठीक है। लेकिन ऑकस के साथ ये जो चाइना है इसको जब कंपेयर कर दिया तो इसका मतलब ये एक डिफेंस पैक्ट है, चाइना ऐसा कहना चाह रहा है। जयशंकर साहब ने कहा कि ये एकदम गलत है, हम लोग कोई मिलिट्री अलायंस में नहीं हैं जो कि हमको ऑकस के साथ कंपेयर किया जा रहा है। और इसी के चलते जो चाइना के फॉरेन मिनिस्ट्री हैं स्पोक्स पर्सन, उन्होंने कहा कि ये इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी जो सो कॉल्ड, इन्होंने एक वर्ड यूज़ किया सो कॉल्ड इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी, ये चाइना के थ्रेट की वजह से इन्होंने पहले ही बना रखी है। तो भाई साहब डरते नहीं हैं हम लोग, आप आओ तो हमारी कंट्री में, दिखाते हैं हम आपको क्या करते हैं। ये फ्रेंड बहुत ही अच्छा न्यूज़ है जो कि हम लोग एक वीडियो अलग से बनाएंगे, या कल सुबह आपको वीडियो प्रोवाइड हो जाएगी या आज शाम को ही आपको वीडियो मिल जाएगी, क्योंकि ये मुद्दा इतना इम्पॉर्टेंट है। एक एनसीआरबी ने डाटा प्रोड्यूस किया है जिसमें जो बच्चे हैं वो 11,000 के करीब बच्चे एक साल में उनकी डेथ होती है, और वो सभी 18 से 45 के बीच में होते हैं, ठीक है फ्रेंड। मीन्स 18 से 45 के बीच में तो फ्रेंड बहुत ही लोग मर रहे हैं। यहाँ पे जो डाटा प्रोड्यूस किया गया है ये बच्चों के बारे में प्रोड्यूस किया गया है एनसीआरबी द्वारा। एनसीआरबी क्या है ये पूरा उसमें डिस्कस किया जाएगा। और यहाँ पे इसीलिए जो हमारा जो ये मिनिस्टर साहब हैं हमारे, ठीक है, मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे शिपिंग मिनिस्टर जो हैं नितिन गडकरी साहब, इन्होंने एक गाइडलाइन इशू किया है जिसके चलते 4 महीने से लेकर 9 महीने से लेकर 4 साल तक के बच्चों को हेलमेट पहनना नेसेसरी हो गया है, अगर आप उन्हें बाइक पे बिठा रहे हो तो। अगर अभी जब तक कि जो इनके साइज़ के हेलमेट नहीं आते हैं, आप जो साइकिल पे हेलमेट पहनते हो उसका भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है फ्रेंड, ऐसा कहा गया है। तो आई होप आप लोगों को एकदम अच्छे मैनर में ये सारी न्यूज़ समझ में आ गई होंगी, और मैं आशा करता हूँ कि अगर आप लोगों को समझ में आ गया होगा तो आप लोग फीडबैक ज़रूर प्रोवाइड करेंगे, और अपना फीडबैक देते हैं आप लोग तो हम लोग मोटिवेट होते हैं फ्रेंड, क्योंकि पिछले कुछ वीडियोज़ पे उतने रिएक्शन नहीं आ रहे हैं जितने आने चाहिए। तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। जय हिंद, जय भारत।